लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों ने टॉपिक शुरू करना है बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के जो हैं लिविंग थिंग्स के अंदर क्या रोल हैं, चाहे वो लिविंग थिंग एनिमल है, चाहे वो लिविंग थिंग ह्यूमंस हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, उसके अंदर वो क्या रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला रोल ये है कि प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत से स्ट्रक्चरल या एनाटॉमिकल जो है चीज़ें बनाती है, प्लांट्स की या एनिमल्स की। अगर हम जस्ट एक सेल को लें, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, तो खाली सेल को अगर हम देखें तो मेजर पोर्शन ऑफ सेल जो है उसके अंदर उसका अगर ड्राई वेट लिया जाए तो प्रोटीन बहुत ज्यादा मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन में देखें तो प्रोटीन है, प्रोटोप्लाज्म में देखें तो प्रोटीन है, हर जगह के ऊपर प्रोटीन मौजूद है। तो मेजरली जो है प्रोटीन बहुत से स्ट्रक्चर्स बनाती है इन लिविंग सेल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मौजूद होती है। इतनी डिटेल जो है हमसे पूछी नहीं गई, बस उन्होंने कहा है कि बहुत से स्ट्रक्चर्स जो हैं बॉडी के, लिविंग थिंग्स के, वो प्रोटीन बनाती है। ये एक पॉइंट हो गया। एनर्जी सोर्स, हमारी बेसिक ग़िज़ाइयत तीन चीज़ें हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी लेते हैं, प्रोटीन से हम एनर्जी लेते हैं, और फैट से हम एनर्जी लेते हैं। प्रोटीन्स जो है वो हमें एनर्जी देती है जब प्रोटीन मॉलिक्यूल टूटता है और अमाइनो एसिड्स बनते हैं, छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन का मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे अमाइनो एसिड या उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या छोटे सब यूनिट्स जो हैं प्रोटीन के, उसके अंदर वो कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसीजर को डीएमाइनेशन भी कहते हैं। इस प्रोसीजर में एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी जो है वो हम यूज करते हैं। उसके अलावा जो है डिफेंस ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज हैं, जो एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो फाइट करती हैं और हमारी बॉडी को जो है इम्यून रिस्पॉन्स, हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था, हमारी बॉडी का एक प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स है कि कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर होती है, हमारी बॉडी उसे एज अ एंटीजन जो है वो कंसिडर करती है और उसके अगेंस्ट जो है पूरा प्रोसीजर चलाती है, जिसमें सबसे पहले उसको जो है बेसिक अपने डिफेंस सिस्टम से उसको किल करने की कोशिश करती है। अगर वो उससे किल नहीं होता, फेगोसाइटोसिस, इनगल्फमेंट वगैरह से किल नहीं होता, तो फिर एंटीबॉडीज बनाती है। तो ये जो एंटीबॉडीज बनती हैं, दीज एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलेंस। ये एंटीबॉडीज क्या हैं? ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। ये एक्चुअल में अगर इनकी केमिकल नेचर देखें तो ये प्रोटीन्स हैं। ये डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी फॉरेन मैटर जो बॉडी के अंदर एंटर हुआ है उसको किल करने की कोशिश करती हैं। डाइटरी प्रोटीन्स की बात करें तो हम लोग अपनी खुराक में जो प्रोटीन हासिल करते हैं, वो प्रोटीन जो है हमें एनर्जी देती है। वो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन के अंदर कितनी एनर्जी होती है? 4.1 किलो कैलोरीज या 4100 कैलोरीज उसके अंदर मौजूद होती हैं 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि जो हम प्रोटीन लेते हैं उसके अंदर एक्चुअल में नाइट्रोजन और सल्फर जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके उस प्रोटीन के अंदर से निकल के जाके कोई ना कोई उसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। और नाइट्रोजन का और सल्फर के फंक्शंस के अंदर वूंड हीलिंग आ जाता है, और भी बहुत से स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जो कि अगर हमारी प्रोटीन इनटेक नहीं है तो फिर उन चीज़ों, इन स्पेसिफिक फंक्शंस के अंदर डेफिशिएंसीज आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंजाइम्स। हमारी बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, कैटाबॉलिज्म होती है, एनाबॉलिज्म होती है। इन रिएक्शंस को कराने के लिए जो इंजाइम्स यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट, वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। मतलब अगर उनकी केमिकल नेचर उन एंजाइम्स की देखी जाए तो वो क्या है? प्रोटीन। हार्मोन्स, हमारी बॉडी जो है, चाहे वो मेल बॉडी है चाहे वो फीमेल बॉडी है, उनके अंदर जो है ग्रोथ के लिए भी हार्मोन है, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए भी हार्मोन है, डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए हार्मोन्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स मौजूद हैं। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनकी नेचर प्रोटीन है। रिजर्व फूड, रिजर्व फूड की अगर हम बात करें तो मोस्ट पार्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। मतलब ये जो प्लांट्स वगैरह हैं उन्होंने अपने अंदर जो फूड को प्रिजर्व करना है, फूड को रिजर्वायर के तौर पे स्टोर करना है, तो फिर वो फ्रूट के अंदर उसको जो है रिजर्व करती हैं, प्रिजर्व करती हैं, या वेजिटेबल की फॉर्म में करती हैं। इवन के ये जो एग के अंदर एल्ब्यूमिन होता है, एग के अंदर जो वाइट पार्ट आपको नजर आता है वो भी प्रोटीन है। और
उसके अलावा ये बता रहे हैं कि मिल्क के अंदर भी एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसे कैसीन कहते हैं। तो ये हमारे रिजर्व फूड के अंदर आ गई चीज। देन आती है कंट्रैक्टिलिटी। कंट्रैक्टिलिटी जहां पे भी वर्ड यूज होगा ये मसल से रिलेटेड होता है। इन एनिमल्स लगा लें, इन ह्यूमंस लगा लें, प्लांट्स के अंदर जो है प्रोटीन्स में, प्लांट्स में भी जो है वो कंट्रैक्टिलिटी का फैक्टर आ जाता है। उसके अलावा जो है जैसे वायरसेस वगैरह वो भी प्रोटीन कोट से मिलके बनते हैं, या बैक्टीरिया वगैरह में भी प्रोटीन मौजूद होती है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं वो कंट्रैक्शंस वगैरह करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक्टिन और मायोसिन जो है ये हमारी बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके उनमें ये प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जिनकी वजह से हमारे स्केलेटल मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। अगर हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो हमारी हीमोग्लोबिन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाती है। बाहर से हम लोग जो है जो ऑक्सीजन रिस्पायर करके रेस्पिरेशन के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, तो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, और फिर हर सेल के पास जाके ये ऑक्सीजन उसको दे देती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। उसके अलावा जब हम लोग ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो मेन फिब्रिनोजेनो थ्रोम्बिन है ये भी प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा हमारे बहुत से क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर हैं। इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से हमारा ब्लड जो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। यहाँ पे इसको अंडरलाइन भी कर लें, ये कितना होता है। प्रोटीन्स जो होते हैं ना सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं बल्कि एज अ कैरियर भी इस्तेमाल होते हैं। मतलब कुछ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। हमारी प्रोटीन्स जो हैं हमारे हेरिडिटरी मटेरियल, सेल के अंदर जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है डीएनए, उसके साथ प्रोटीन अटैच होती है और फिर न्यूक्लियर प्रोटीन्स बनती हैं। जो डीएनए के साथ प्रोटीन अटैच होती है वो हिस्टोन होती है। वो अटैच होके डीएनए के साथ न्यूक्लियर प्रोटीन्स बनाती हैं और ये हमारी बॉडी के बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। क्रोमोसोमल मूवमेंट की बात करें तो जब भी हम सेल डिवीजन को देखते हैं, जब माइटोसिस हो या मियोसिस हो, एक सेल एक से दो में तकसीम हो रहा है या एक से चार में तकसीम हो रहा है, जो एनाफेज होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स ने जो है डिवाइड होना होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स ही जो हैं वो इनकी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, क्रोमोसोम्स की। ये जो एनाफेज है ये देखें, जब सेल ने, ये माइटोसिस दिखाया हुआ है, सेल ने एक से दो में तकसीम होना है, मियोसिस में चार में होता है। तो क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं स्फेयर के और फिर ये सेपरेट होते हैं। तो ये जो सेपरेशन है, ये जो मूवमेंट है सेल डिवीजन में एनाफेज पे, ये प्रोटीन्स की वजह से ही होती है। ये देखें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये इस पॉइंट से सेपरेट हो जाते हैं। ये किस तरफ मूव कर जाता है और एक इस तरफ, फिर ये हाफ, ये एक सेल ये बन जाएगा और एक सेल ये बन जाएगा। तो इसके लिए भी, सेल डिवीजन के लिए भी प्रोटीन्स जो हैं वो अहम किरदार अदा करती हैं। अब अगर आपको ये बायोलॉजिकल रोल आता है तो एक तो ये पॉइंट के अंदर आप लोगों ने एक एक दो दो लाइंस लिखनी है। वैसे इसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से सारा याद कर लें, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपने हर हेडिंग के अंदर दो दो लाइंस लिखनी है, क्योंकि अगर आप दो दो लाइंस के साथ भी लिखोगे तो ये काफी ज्यादा है। नौ ये हैं, 10, 11, 12, 13, ये तो 13 हेडिंग्स हैं बायोलॉजिकल रोल्स के, 13 हैं। तो 13 हेडिंग्स के अंदर आपने जो है दो दो तीन तीन लाइंस पे लिखेंगे तो आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, डिफरेंट तरीके से उनकी दर्जाबंदी की जा सकती है। यहाँ पे जो दर्जाबंदी की जा रही है वो उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे की जा रही है। किस बुनियाद पे की जा रही है? फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे। इससे पहले हम लोगों ने माइक्रो में पढ़ी थी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था उसकी मॉर्फोलॉजिकल
साइट्स की वजह से, उसकी मॉर्फोलॉजी की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने उसकी शक्ल सूरत की बेस के ऊपर किया था। यहाँ पे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर करना है, ये अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यू आ सकता है आपको। अच्छा, इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद के ऊपर प्रोटीन जो है वो तीन तरह की है: सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, या डायरेक्ट प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जिनको जब हम तोड़ें, उनको हाइड्रोलाइसिस करें, तो वो अमाइनो एसिड्स जो हैं उनके अंदर कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, सिंपल सिंपल अमाइनो एसिड्स के अंदर चले जाएं या अमाइनो एसिड्स की डेरिवेटिव्स के फॉर्म में चले जाएं। ये ना हो कि प्रोटीन टूट रही है और वो टूट के पेप्टाइड बना दे या पॉलीपेप्टाइड बना दे, पेप्टोन बना दे, प्रोटीएजेस बना दे। नहीं, प्रोटीन ने टूटना है। अगर वो 2000 अमीनो एसिड से मिलकर बनी थी प्रोटीन, या 2 लाख अमीनो एसिड से मिलकर बनी थी प्रोटीन, जब वो प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस होगी, जब वो टूटेगी, तो वो सिंगल सिंगल अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होगी। ये सिंपल प्रोटीन्स है। अब आगे इन्होंने कुछ सिंपल प्रोटीन्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक एक लाइन इनकी इंट्रोडक्शन है और आगे कुछ एग्जांपल हैं। जैसे एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन वाटर सॉल्युबल होता है, एनिमल में भी पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है। इसकी आगे कुछ एग्जांपल्स बताई हैं कि एल्ब्यूमिन कहाँ कहाँ मौजूद होता है। सीरम एल्ब्यूमिन, या आपके ब्लड के सीरम में मौजूद होता है। ओवल एल्ब्यूमिन, लेक्टा एल्ब्यूमिन एनिमल्स, और लेग्यूमिन प्लांट्स, ये इसके अंदर मौजूद होता है। फिर आगे आता है ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन जो है ये इनसॉलेबल इन वाटर है। ये ऊपर एल्ब्यूमिन सॉलेबल था, ये इनसॉलेबल है। अगर ये वाटर में इनसॉलेबल है तो फिर ये किस में सॉलेबल होगा? डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशंस के अंदर सॉलेबल होगा। अब ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इनके अंदर आपको ऐसे एज इट इज इनको क्रैम ही करना पड़ेगा, याद रट्टा ही मानना पड़ेगा। एक एक लाइन है, बाकी लास्ट में इनकी एग्जांपल्स हैं। हीट कोगुलेट टू अ वेरिएबल एक्सटेंट, कह रहे हैं कि अगर इनको हीट लगेगी तो ये कोगुलेशन शो करती हैं, मतलब ये जमती हैं, कोगुलेट होके सॉलिडिफाई हो जाएंगी। अब आगे आता है ग्लोबिन। अब आपने इन दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ग्लोबुलिन और ग्लोबिन के अंदर। ग्लोबुलिन इज समथिंग एल्स एंड ग्लोबिन इज समथिंग एल्स। ग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ आप अटैच्ड है वर्ड। हीमोग्लोबिन जो है हमारी बेसिक ऐसी प्रोटीन है जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर काम आती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब इसने करना है तो उसमें एक मॉलिक्यूल है हीम का और एक है ग्लोबिन का। हीम कलर होता है जस्ट, ये जो हमें स्पेसिफिक एक ब्लड का कलर नजर आता है ना, हीमोग्लोबिन का जो एक स्पेसिफिक कलर है वो हीम की वजह से होता है। ग्लोबिन तो प्रोटीन है। ग्लोबिन जो है दे आर रिच इन हिस्टिडीन्स बट आर नॉट बेसिक। हिस्टिडीन जो है ये अमीनो एसिड्स हैं, इनके अंदर ये मौजूद हैं, लेकिन बेसिक नहीं है ये। इसके आगे इन्होंने हीमोग्लोबिन के आगे एग्जाम्पल दे दिए। प्रोलामाइंस जो है 70 to 80% जो है सॉलेबल होता है एथेनॉल में और वाटर में इनसॉलेबल है, और एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर भी इनसॉलेबल है। एब्सोल्यूट अल्कोहल होती है 99.8% या 99.9% प्योर अल्कोहल, उसके अंदर ये इनसॉलेबल है। लेकिन 70 to 80% जो अल्कोहल होगी, जिसमें 70% का मतलब है कि 70% अल्कोहल है और 30% पानी है, तो इस तरह से डाइल्यूशन हुई हुई है, तो उसके अंदर ये सॉल्युबलाइज कर जाती है। इसकी अगर हम लोग एग्जांपल देखें कि कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये प्रोलामाइंस जो हैं ये प्रोलीन अमाइनो एसिड इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है और लाइसीन अमाइनो एसिड इनके अंदर नहीं होता या कमी होती है इनके अंदर। उसकी ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इसको देख लें। हिस्टोन्स जो हैं ये हमारे, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनता है डीएनए जब हिस्टोन के साथ जुड़ता है तो न्यूक्लियोप्रोटीन बनाता है। और न्यूक्लियोप्रोटीन जो है हमारी जो है जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटी मटेरियल का मेन पोर्शन है, जो कि हमारे तमाम जो है सेल डिवीजन को, सेल के कामों को, हर चीज को कंट्रोल करता है। फिर आगे आता है प्रोटामाइंस। प्रोटामाइंस जो हैं ये स्पर्म सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं लाइक हिस्टोन्स। ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाने के भी काम आती हैं और ये रिच इन आर्जिनिन, इसको अंडरलाइन करें। ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं, ये जो स्पेसिफिक हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं, आर्जिनिन, हिस्टोन, लाइसीन, प्रोलीन, ये अमाइनो एसिड्स के नाम है। ये आगे हम कुछ अमाइनो एसिड्स के नाम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी। इनके अंदर क्या मौजूद नहीं होता, इनके अंदर टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन मौजूद नहीं होता, ये प्रोटामाइंस के अंदर, इसको अंडरलाइन कर लें। ये आपके स्पेसिफिक ना एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। एल्ब्यूमिनॉइड्स जो हैं ये एक्चुअल में स्क्लेरोप्रोटीन्स होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर नहीं पाए जाते, और इनके अंदर कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन मौजूद है।
इनकी एग्जाम्पल्स हैं। अब हर ये जो सिंपल है बताई हुई है, इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं और एट द एंड उसकी एग्जाम्पल्स हैं। कुछ के अंदर बताया गया है कि उसके अंदर क्या मौजूद है, जैसे इसमें बताया गया है प्रोलामाइंस के अंदर कि प्रोलीन, प्रोलामाइन नाम से प्रोलीन अमाइनो एसिड है, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोलीन है, दैट्स वाई ये प्रोलामाइन कहलाते हैं। और लाइसीन डेफिशिएंट है, मतलब कम है। हिस्टोन्स तो न्यूक्लियोप्रोटीन बना गया। और प्रोटामाइंस के अंदर भी इन्होंने बताया कि दे लैक, लैक होता है गैर मौजूदगी, कंप्लीटली तौर पे है ही नहीं। क्या नहीं है? टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन, ये भी आप लोग अंडरलाइन करें। और अल्ब्यूमिनॉइड्स का इन्होंने बताया कि ये तो प्लांट्स में होते ही नहीं है, और इनकी एग्जांपल्स देख लें। फिर आगे सेकेंड टाइप जो है वो है कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन जो है वो एक नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़ी होती है। ठीक है। कंपाउंड का क्या मतलब होता है कि दो चीजें आपस में मिलकर कंपाउंड बनाती हैं। कॉन्जुगेशन भी होती है, दो अलग किस्म की केमिकल नेचर की चीजें आपस में जब जुड़ जाती हैं तो वो कॉन्जुगेशन होती है। तो कॉन्जुगेशन या कंपाउंड प्रोटीन्स ऐसी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स या कंपाउंड प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनमें एक प्रोटीन पार्ट जो है किसी नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़ा होता है। वो जो प्रोटीन पार्ट है तो उससे तो प्रोटीन ही कहेंगे, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसके साथ प्रोटीन अटैच होती है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। इसकी आगे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं, वो हम देख लेते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन, देखें प्रोटीन फॉस्फेट के साथ अटैच है। लाइपोप्रोटीन, लिपिड्स के साथ प्रोटीन्स अटैच्ड हैं। और ये जो आगे इन्होंने कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन लिखा हुआ है, इसका दूसरा नाम ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ग्लाइको, GLYCO, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है। फिर क्रोमोप्रोटीन्स एंड मेटालोप्रोटीन्स, इनके अंदर कॉन्जुगेशन होती है, दो चीजें आपस में अटैच होती हैं। जैसे ये एक ग्लाइकोप्रोटीन की एग्जांपल है। ये देखें, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और इसके साथ अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरीके से ये एक कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसके साथ ये अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो दो कंपाउंड आपस में जब जुड़े हों। उसके बाद हमारे पास आती हैं ड्राइव प्रोटीन्स। ड्राइव प्रोटीन्स जो हैं ये कौन सी प्रोटीन्स हैं? ये दो तरीके से हैं। ड्राइव प्रोटीन जो है, डेरिवेशन होता है महफूज करना, निकालना। ड्राइव प्रोटीन्स जो होती हैं ये दो तरीके से होती हैं, या तो ये सिंपल प्रोटीन से ड्राइव हुई होती हैं, उधर से निकलती हैं, या ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से ड्राइव हुई होती हैं, उधर से निकलती हैं। तो ड्राइव प्रोटीन सिंपल, इनकी आगे इसी तरीके से, अगर ये सिंपल प्रोटीन से ड्राइव हुई हैं तो ये प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन्स कहलाती हैं। और अगर ये जो हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से ड्राइव हुई हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से निकली हैं या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से बनी हैं, तो इनको सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन्स कहा जाता है। अगर ये सिंपल प्रोटीन से बनी है तो इनको क्या कहा जाता है? प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन्स। तो प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन्स जो हैं इनको अगर हम देखें तो ये क्या होती हैं कि जो सिंपल प्रोटीन्स हैं जब वो डी नेचर हो जाए, डी नेचर किसी भी तरीके से हो सकती हैं, कोई सीक्वेंस खराब हो जाए, कहीं से फोल्डिंग हो जाए, कहीं से क्रॉस लिंकेज हो जाए। ठीक है। अगर 100 अमाइनो एसिड सिंपल एक लाइन में जुड़े हुए थे, नंबर 19 के ऊपर वाला अमाइनो एसिड रिमूव हो जाए, या 19 का 20 पे आ जाए, 20 का 19 पे आ जाए, तो ये क्या हो जाए, कंप्लीट सारी की सारी प्रोटीन जो है ये डीनेचर हो जाएगी, अब अपना काम नहीं कर सकती। कोई स्ट्रक्चरल काम या कोई इंजाइमेटिक काम या कोई भी काम था वो नहीं कर सकती, क्योंकि जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव हो जाएगी। तो इस फॉर्म के अंदर जो स्ट्रक्चर अब हमें मिलेगा, दैट इज डिराइव प्रोटीन। दैट इज ड्राइव प्रोटीन। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो तो होता है, बस उसके अंदर एक छोटी मोटी क्या हो जाती है, क्रॉस लिंकेज हो जाती है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो वही है। फिर आती है सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन। सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन कहाँ से निकलती हैं? ये हाइड्रोलिसिस से बनती हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस हुई तो अब जो चीजें बनी हैं, अब वो बड़ा सा मॉलिक्यूल तोड़ के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने हैं वो अमाइनो एसिड लेवल तक नहीं गए। मतलब कि 2000 का मॉलिक्यूल था, वो हजार हजार की दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना दे। या 2000 का एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मॉलिक्यूल था, उसने 500 की जो है पेप्टाइड चेंज बना दी, 1000 की पॉलीपेप्टाइड चेंज बना दी, एक 250 की पेप्टोन चेंज बना दी, और एक 10 की ओलिगोपेप्टाइड चेन बना दी। मतलब इस तरीके से स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कंपोजिशन जब जुड़ के एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर साइज बना देती है। अब ये हर
इनका एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर साइज है। जैसे पेप्टाइड जो है वो 100 तक होता है, पॉलीपेप्टाइड उससे ज्यादा होता है, पेप्टोन भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स तक होता है, उसको पेप्टोन कहते हैं। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उसको ओलिगोपेप्टाइड कहा जाता है। तो इसके अंदर टूट के अमाइनो एसिड लेवल तक नहीं टूटते, बल्कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है डिफरेंट साइजेस के लेंथ लेंथ के अंदर वो टूट जाते हैं, तो उसको सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन कहा जाता है। एक आपका ये क्वेश्चन हो गया, एक ये हो गया। ये जब मैं आपको ऊपर से पढ़ा रही थी ना, तो बीच में जो है मुझे कॉल आ रही थी, तो मैं ठीक से आपको ये वाली चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई यहाँ पे। तो अगर किसी बच्चे को कोई सवाल है, इसको रीड करें, कोई सवाल है। मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, तो इधर आके जो है ना थोड़ी मम्बलिंग शुरू कर दी थी मैंने। तो अगर कोई बच्चे किसी बच्चे को इसमें से कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ।